वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के बिहार बोर्ड के मैथ के सभी महत्वपूर्ण फार्मूले कवर करेंगे, ठीक है। और उस फार्मूले पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, उसमें को जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वो उसको हम देखेंगे सबसे पहले, और उस फार्मूले पे किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट फार्मूला क्या आपका, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। देखिए, अगर दो संख्या आपको दिया हुआ है, दो संख्या जैसे मान लीजिए 13 है और दूसरा 28 है, इसका HCF आपको निकालने को बोले, HCF तो आप ऐसे ही निकालते हैं ना, पहले दो बार में एक जाएगा 26, शेषफल कितना बचा 2, तो इसको हम लोग R बोलते हैं शेषफल, इसको Q बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको A बोलते हैं, ठीक है। A जो होता है हमेशा B से बड़ा होता है, A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है भाज्य, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को क्या बोले हैं हम, A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R होगा, ठीक है। जहाँ R नॉट Q नॉट इक्वल टू 0, जो आपका भागफल होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला क्या है उस चीज़ को देखते हैं। ये जो फर्स्ट फार्मूला है ना, उसी के द्वारा हम लोग भाजक भी निकाल सकते हैं। भाजक निकालने के लिए सबसे पहले शेषफल इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखिए माइनस में हो गया है। और फिर जो भागफल गुने में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ऐसे ही भागफल भी निकाल सकते हैं और शेषफल भी निकाल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल उनका मसा और लसा के बराबर होता है। यानी देखिए, दो संख्या आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 40 हो गया और 60 हो गया। अगर इसका पूछे LCM, HCF अगर दिया हो, सपोज आपका HCF इसका तो क्या होगा 20 होगा, 20 आपका HCF दिया और पूछेगा कि इसका LCM क्या होगा, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल लेंगे, यानी 40 गुने 60 बराबर LCM उन दोनों संख्याओं का गुने HCF तो पता है 20, LCM नहीं पता है तो LCM लिख देंगे। 20 से 60 तीन बार में गया तो LCM कितना हो जाएगा 120, 40 से 120 तो LCM 120। इसी प्रकार पहली संख्या को A मान लीजिए, दूसरी संख्या को B, तो उनके A और B का HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका यही क्वेश्चंस बनता है बस। जो सेकंड चैप्टर है आपका बहुपद पोलिनोमियल, उससे क्या क्या फॉर्मूला बनता है वो देखते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात कितना हो, 1 हो। एक घात वाले को रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 1 है। द्विघात नाम से यह स्पष्ट है, जिसमें दो घात हो। मैक्सिमम पावर कितना है इसमें, 2 है, द्विघात हो गया। त्रिघात मैक्सिमम पावर 3 है, और पावर को हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। यहाँ x के पावर एक्चुअल में 0 रहता है, तो किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। तो d में 1 से गुना कीजिएगा तो फिर तो सिर्फ d बचेगा, इसलिए यहाँ पे लास्ट में d लिखा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। जो आपका द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा करके, ठीक है। आपको अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू दिया हो 5, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हो -3, और पूछे आपसे कि द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा, तो आप इसे फॉर्मूला पे बैठाइएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा -3, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस -3, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना है, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे आपको बोला है द्विघात समीकरण जब बोले ना, तो वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0 रहेगा, तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, और ये जो है द्विघात बहुपद है।
जो अल्फा प्लस बीटा होता है यानी दो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी क्या होता है इसमें, जो माइनस बी होता है एक्स का गुणांक होता है। जैसे हो गया आपका द्विघात बहुपद को व्यापक रूप सबसे पहले लिखते हैं, व्यापक रूप हो गया। इसमें आप देखिए जो b के साथ b जो है किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो वही यही b आता है। और फिर a जो होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये एक a हो गया। तो दोनों शून्यकों का योग जो होगा माइनस बी बाई ए होता है, उनका गुणनफल c बाई ए होता है, और एक बाई अल्फा प्लस एक बाई बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी होता है। इसको आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अल्फा बीटा का अगर एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा ऊपर चला जाएगा अब प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। ये पलट जाएगा ऊपर जाएगा तो ये कट गया, तो क्या बचा, माइनस बी बाई सी। तो फिर माइनस बी बाई सी तो आ ही गया। तो अगर इसको डायरेक्ट आप ना याद रखें और इन दोनों को योगफल और गुणनफल याद रखें तो भी इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है आगे। जब त्रिघात बहुपद हो तो उसका शून्य कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, जो सी बाई ए के बराबर होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद का जो फॉर्मूलाज था वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले का दिया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहले समझिए, आपको दो द्विघात समीकरण दिया हो, जैसे 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर एक दिया है 4x² प्लस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रथम जो द्विघात समीकरण है इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये a1 होता है। फिर x का गुणांक b1 होता है, ये इसमें चिन्ह सहित बोला जाता है तो -8 होगा। ठीक है, और यहाँ c1 होता है। और फिर नीचे वाले में a2, ये b2 और ये -8, ये c2 हो गया। ठीक है, c2 कर लीजिएगा। तो वही बोला है a1/a2 यानी a1 3 a2 8 b1 -8 c1 सॉरी b2 जो है 3, ये अगर इक्वल ना हो तो वो संगत होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उसका केवल एक होगा हल होगा। देखिए जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं यही होती हैं जिसमें दो रेखाएं किसी एक बिंदु पे काटती है। ये कितने बिंदु पे काट रही है, एक बिंदु पे, तो इसीलिए इसका हल कितना होगा, एक हल होगा। ठीक है, वैसे ही a1/a2 b1/b2 के हो लेकिन c1/c2 के नहीं हो तो ये असंगत हो जाता है, कोई हल नहीं होता और समांतर होता है। समांतर रेखाएं यही होती है, इसमें कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जब प्रतिच्छेद नहीं करती है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, फिर जब प्रतिच्छेद करेंगी, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, एक हल हो गया। समांतर हो गया, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, कोई हल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, जब तीनों बराबर हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो संगत होती है रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और संपाती होती है। देखिए संपाती उसको बोला जाता है ना, जैसे एक रेखा हो गया आपका, इस रेखा के ऊपर एक और रेखा हो गया, एक और रेखा, तो ये रेखाएं संपाती हो गई क्योंकि एक रेखा पे अनंत बिंदुएं होती हैं, अनेक बिंदुएं होती हैं। जब अनेक बिंदुएं होती हैं तो उस पर दूसरी रेखा अगर खींचा जाए तो वे अनेक बिंदुओं पे मिलती हैं, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 3x माइनस 4y इक्वल टू -2 के कितने हल होंगे। तो देखिए a1 क्या आपका दिया है 2, a2 3, b1 3, b2 -4, c1 देखिए 10 और c2 -2। ठीक है, आइए सबसे पहले तुलना कर रहे हैं यहाँ पे a1/a2 2/3 होगा, b1/b2 3/-4 हो गया। तो जब a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होता है, एक हल होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हैं। ठीक है, फिर जो फोर्थ चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसको देखते हैं। आपका इसमें बोला डी जो होता है आपका विवेचक होता है।
डी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो किससे, जीरो से, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो मूल उसका वास्तविक होगा और दोनों मूल आएगा ना अलग अलग आएगा, यानी अल्फा का मान कुछ और आएगा, जैसे x आ गया तो बीटा का मान y आ जाएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो किससे, जीरो से, तो अवास्तविक मूल होगा। जब माइनस में चला जाएगा भाई वो, क्योंकि जीरो बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे। जब ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, क्योंकि जीरो के बराबर होता है तो मूल समान हो जाता है, यानी अल्फा का मान एक से आएगा तो बीटा का मान भी एक से ही आएगा, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मूल ज्ञात करने का आपका तरीका क्या है, होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो प्लस माइनस होता है तो जैसे अल्फा के लिए प्लस लेते हैं यहाँ पे और बीटा के लिए माइनस लेते हैं, बस और कुछ नहीं। इसको कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे 2a। तो डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहीं डी लिखा हो तो भी कोई इशू नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हो उसको विस्तारित रूप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो आपका चैप्टर है फिफ्थ एपी समांतर श्रेणी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए अगर आपको कोई एक एपी ऐसे दिया हो 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो 3 हो गया ये प्रथम पद होता है, 5 दूसरा पद होता है, 7 तीसरा पद होता है और 9 चौथा पद हो गया, ठीक है। इसको A1 प्रथम पद को, A2 A3 A4 बोलते हैं इसको। अगर आपको डी निकालना हो, डी यानी D1 जिसको सर्वांतर बोलते हैं, तो A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। A2 क्या है आपका 5 है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, यानी डिफरेंस इन लोगों के बीच कितना है 2 का। देखिए यहाँ पर 2 ऐड हुआ है तो 5 हो गया, फिर 2 ऐड हुआ है 7, फिर 2 ऐड हुआ है 9, और फिर से 9 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 13 होते जाएगा, यानी 2 डिफरेंस है। इसको डी को सर्वांतर बोलते हैं, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच अंतर कितना है, या तृतीय पद और द्वितीय पद के बीच अंतर कितना है, इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला जनरेट होता है, जैसे A2 अगर आपको निकालना हो A2, ठीक है, तो A2 जो होता है ना A प्लस डी होता है, A3 निकालना हो तो A प्लस 2d होता है। आपको जितना पद निकालना हो उसमें से एक माइनस करके डी करिएगा, देखिए क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन में से 1 माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए एन में से 1 माइनस होकर फिर डी के साथ गुना होता है। जैसे A7 निकालना हो, A7, तो एन की जगह क्या रखें 7, तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ 7 रखेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 था तो एन ना रख के हम 7 रखेंगे इंटू डी, तो क्या होगा यहाँ से ए प्लस 7 में से 1 गया 6d, तो इसीलिए A7 के बराबर कितना होता है ए प्लस 6d होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है वही फार्मूला दिया है यहाँ पे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर एस एन जो होता है सभी पदों का योग होता है, इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ए को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम पद, डी को सर्वांतर, फिर एन को पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। एस एन को पदों का योग, इन पदों का योग, सॉरी इन पदों का योग। अगर S5 रहे तो 5 पदों का योग, S8 रहे तो 8 पदों का योग, उसको SN को n पदों का योग बोलते हैं, ठीक है। तो यही सारे टर्म यूज किए जाएंगे इसमें, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अंतिम पद से nवां पद क्या होता है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, जहाँ a अंतिम पद होता है। जो निर्देशांक ज्यामिति है इसमें देखिए
जो जो महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज है। बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? सबसे पहले चतुर्थांश को आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है जो ऊपर वाला होता है वो y होता है, नीचे वाला y डैश होता है, दाहिने तरफ x होता है, बाएं तरफ x डैश होता है। आप जब मूल बिंदु से दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो वो सारे वैल्यू पॉजिटिव में होता है, फिर मूल बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सारे वैल्यू पॉजिटिव में होता है, ये भी पॉजिटिव में, और मूल बिंदु से बाएं तरफ बढ़ेंगे तो सारा वैल्यू निगेटिव में होता है, माइनस में होता है, नीचे बढ़ेंगे तो भी माइनस में होता है, ठीक है। अब आप खुद से देखिए, प्रथम चतुर्थांश में हमको देखना है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में x प्लस में दिख रहा है यहाँ पे, हाँ तो प्लस होगा, y ऊपर ये भी प्लस में तो प्लस होगा। अब द्वितीय चतुर्थांश में ये x क्या है, x माइनस है और y प्लस है। तृतीय चतुर्थांश में ये x क्या है, माइनस, और y माइनस, दोनों माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में ये x क्या है, प्लस, और y माइनस, तो हो तो गया। प्रथम में दोनों प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में दोनों माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, ठीक है। अब वही यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। अब बोला -3 माइनस पर, तो दोनों माइनस किस में होता है, तृतीय में। क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज किसको बोलते हैं, इस रेखा को क्षैतिज बोलेंगे, और उदग्र इसको इंग्लिश में हॉरिजेंटल और इसको वर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज अक्ष एवं उदग्र अक्ष प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है क्योंकि इस बिंदु पे x और y दोनों का मान 0 होता है, ठीक है, दोनों का मान 0 होता है। जैसे कि बता चुके हैं आपको, किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x y होते हैं जिसमें पहले x भुजा या x निर्देशांक एवं दूसरे y को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले को भुज कहते हैं, जो x होता है ना उसको भुज और y को कोटि कहते हैं, ठीक है। भुज या x निर्देशांक किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुजा या x निर्देशांक कहलाती है। कोटि या y निर्देशांक किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या y निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। बिंदु 5 और -4 में भुज का मान बताइए। तो भुज कौन होता है, जिसको x होता है और y कोटि होता है, तो भुज कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। फिर x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है, ठीक है। दूरी सूत्र जो आपका होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके दूरी सूत्र से। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे आपको दो बिंदुएं दी हुई रहती हैं a और b। ए पे आपका निर्देशांक दिया है 3 - 2, इस पे दिया है 2 - 3। अब बोल देगा आपको दूरी सूत्र निकालने के लिए, इनके बीच दूरी निकालने के लिए। तो क्या होगा, x2 ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो क्या होता है, x2 - x1, x2 क्या है 2 माइनस x1 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें -3 और y1 -2, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, +2 कर देते हैं का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2 सॉरी +2 -3 -1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर +1 में होगा, फिर +1 √2 हो जाएगा प्लस में। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो होता है √x² + y² होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक xy जो होता है x1 + x2 का आधा और y1 y2 का आधा होता है, ठीक है। जो देखिए मध्य बिंदु से अगर आपको x का निर्देशांक पूछे ना तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, x1 x2 का आधा और y का जब पूछे तो y1 y2 का आधा। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक xy बराबर होता है x1 + x2 + x3 का आधा, y1 + y2 + y3 का आधा, ठीक है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल
देखिए इसको निकालने का एक नंबर आप लोग याद रखिएगा, 23, 31, 12, 23, 31, 12, ठीक है, 23, 31 और 12, ठीक है। देखिए 1/2 तो शुरू में रहेगा ही। अब यहाँ पे x1 कर दीजिएगा, फिर प्लस में x2, फिर प्लस में x3। 23 जो होगा ना y लगाते जाइएगा यहाँ पे बीच में माइनस के साथ, यहाँ पे y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, ठीक है। अब आते हैं त्रिकोणमिति, जिससे सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज हो गया, कोई एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो जहाँ समकोण बनता है यानी जिस पर थीटा जो टीका रहता है उसको आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ये बेस हो गया। और थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, एच बोलते हैं। और जो ये वाला हो गया उदग्र होता है, ये आपका लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है पाइथागोरस प्रमेय से, कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, एच का वर्ग, अन्य दो भुजा कौन कौन सा, पी और बी के वर्गों के योग के बराबर, वर्ग करते हैं इनका योग मतलब जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है आपका। यहाँ से अगर एच का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एच इजकल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, तो रूट चढ़ गया उधर, तो वही फार्मूला यहाँ पे लिखा गया। वैसे ही शुरू में क्या बेस फार्मूला था, ये था। वही से ही अगर p का वैल्यू निकालना हो तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, p यहाँ से निकालना हो p तो फिर इस पर रूट लग जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, सॉरी p हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, इसमें भी स्क्वायर नहीं होगा, वो मिस टाइप हो गया उसमें, ठीक है। फिर वैसे ही b का वैल्यू निकाल दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर काट, जो साइन थीटा होगा वो होगा p बटे एच, और साइन थीटा के एकदम उल्टा कौन सा होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में एच बाई पी हो गया, फिर कॉस थीटा का b बाई एच, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा एच बाई बी, टेन थीटा का p बाई बी, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का b बाई पी, ठीक है। आप एक याद रखिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आप लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये कैसे होता है, हम क्या अभी बताएं कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। अब कॉसेक थीटा इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर गुने में हो जाएगा, तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। तो यहीं से वो फॉर्मूला आया है, ठीक है। देखिए सेम चीज़ नीचे लिखा गया है, फिर कॉसेक थीटा और सेक थीटा में ही वैसे ही हो जाएगा, फिर और टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करने पे एक आएगा, ठीक है। और ये जो फार्मूला है इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। फिर ये एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहीं से साइन का वैल्यू निकालना हो तो साइन रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो देखिए यहाँ पे माइनस में हो गया है, तो से साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। स्क्वायर हटेगा तो बगल वाले पे रूट चढ़ गया, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है। फिर आपका सेक में होता है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आप लोग डिग्री चार्ट एक बार ज़रूर देख लेंगे, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 तो ज़रूर रहेंगे। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, जैसे पाई बाई 2 रहे तो 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री, 180 बटे 3 यानी 60 डिग्री, 180 बटे 4 45 डिग्री, 180 बटे 6 30 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वृत्त, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से
केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे वृत्त हो गया, इसके एक बाह्य बिंदु हो गया, इससे दो स्पर्श रेखाएं, एक ये और एक ये स्पर्श करके गुजरेगा, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गया। तो वही चीज़ बोला है, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको देखते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होता है, व्यास बटे 2। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। जैसे ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है इसकी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इधर भी अगर मिला दे तो ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, और वही बोला है व्यास का अगर आधा करेंगे हम तो त्रिज्या हो जाएगा। फिर वृत्त की परिधि जो होती है, परिधि किसको बोलते हैं, जैसे ये वृत्त हो गया, इसके जो बाहर का सरफेस हो गया ये परिधि कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr वृत्त की परिधि का। फिर अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3, रुकिए, सॉरी r कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा π+2। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, r × π+2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² का आधा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अर्धवृत्त का जब आधा वृत्त है तो आधा कर दीजिए। फिर वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr² होता है। जैसे कोई एक वृत्त हो गया, इसका त्रिज्याखंड, जैसे हमको सिर्फ इतना दूरी निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, θ/360 × πr²। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 × πr²। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत के चाप की लंबाई क्या होगी, तो ये आपके θ/360 × 2πr होता है। वर्ग की विकर्ण होगा भुजा × √2। देखिए सबसे पहले वर्ग बनाते हैं। वर्ग में हमको क्या पता है, ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर होती है, ये ए हो गया, सब अगर ए हो गया तो हमको विकर्ण निकालना है। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये समकोण त्रिभुज की तरह बन रहा है कि नहीं। हाँ, ये आपका समकोण त्रिभुज में क्या आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण अगर निकालना हो विकर्ण तो कैसे निकलेगा, √a² + a², यही ना होगा। फिर √2a², a² जो है रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा × √2। ए को भुजा कहा जाता है तो भुजा × √2 हो जाएगा। वर्ग का परिमाण 4 × साइड होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा² होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें देखते हैं आयत का जो विकर्ण होता है √L² + b² होता है। जैसे आयत किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका विकर्ण ये निकालना हो तो √L² + b²। जैसे ये आपका b होता है और ये l होता है, तो अब विकर्ण निकालना हो तो फिर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट में जोड़ेंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। आयत का परिमाप जो होता है 2 × L + b होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। घन का विकर्ण √3 × भुजा होता है। ठीक है, घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा²। घन का आयतन भुजा क्यूब। घनाभ का विकर्ण √L² + b² + h²। घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। घनाभ का आयतन L × B × H होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr। देखिए इसमें से 2πr आप कॉमन भी ले सकते हैं। 2πr अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, h + r। तो इसे भी लिख सकते हैं 2πr × h + r। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा²। विसमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हिरोन का क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, √s × s - b × s - c। ठीक है, सबके ऊपर रूट रहता है। इस कैसे निकलता है, a + b + c का आधा। तीनों भुजा को जोड़कर उसका आधा करिएगा तो s निकल जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²। अर्धगोले का 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। शंकु का तिर्यक जो ऊंचाई l होता है वो √h² + r² होता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl + πr²। देखिए इसमें से πr कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, l + r, πr × l + r ये होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² h।
जो सांख्यिकी है, देखिए इसमें माध्य कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का योग बटे एन, और बहुलक एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। फिर माध्यक का देख लीजिएगा, और बहुलक का प्रायिकता है उसमें देखिए असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो जीरो होती है। जो संभव है ही नहीं, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, उसका जीरो हो जाएगा। संभव घटना की प्रायिकता 0-1, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, और निश्चित घटना की प्रायिकता 0-1। प्रायिकता का सूत्र घटनों की संख्या बटा कुल घटना की संख्या। ठीक है।